Hello and welcome to Legacy Hayes Academy. So today in this particular session, we are going to discuss about this economic survey 2021-22. We will not going into much detail about this economic survey. The detailed economic survey will come after some time. Here we are going to understand only the brief analysis of this economic survey. So please watch this video till the end. If you are new in this particular channel, please subscribe the channel and please hit the bell icon also, so that you can get the notification of all the videos, okay, time to time. So let's start this episode. So in this first we need to understand is what is economic survey is, because सबसे basic question हमको यही पता करना है कि economic survey होता क्या है. इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली फर्स्ट टाइम अपने यहाँ 1950 एंड 1951 के टाइम पे आया था, फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे. और इकोनॉमिक सर्वे के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है लाइक बजट. बजट के लिए इकोनॉमिक सर्वे में आर्टिकल 112 लिखा हुआ है, जिसमें आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लिखा है. लेकिन इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड ऐसा कोई कंपल्सन प्रोविजन नहीं है. इट इज अप टू द गवर्नमेंट. उनका मन है तो वो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. बेसिकली हुआ ये है कि अभी जो बजट है इट इज प्रेजेंटेड वन डे बिफोर द बजट ओनली. दिस इकोनॉमिक जो सर्वे है वो बजट के एक दिन पहले आता है. जैसे जो हमारा बजट है वो कल आएगा 1 फरवरी. टुमारो बजट विल बी रिलीज्ड 2022 इसको आएगा. लेकिन इकोनॉमिक सर्वे आज आएगा 31 जनवरी को आ गया. सो इट इज प्रेजेंटेड वन डे बिफोर. पहले क्या होता था कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे दे यूज टू लिंक्ड टुगेदर, बट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे दे वर डीलिंक्ड इन 1964 ओनली. एंड इकोनॉमिक सर्वे वाज अनवील्ड इन एडवांस. ये एडवांस में इकोनॉमिक सर्वे क्यों पेश किया जाता है, व्हाई एक्चुअली इट इज actually come before this budget, so that we can understand the context in the sense, so that we can understand the correct economic situations of the country. और उसके बाद उसी के परपेक्ष में, उसी के कंटेक्स्ट में बजट में क्या है, so that we can understand कि क्या गवर्नमेंट ने जो अभी प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन है उसके हिसाब से बजट पेश किया है या नहीं किया. दैट इज द रीजन ये जो बजट होता है, ये बजट आपका इकोनॉमिक सर्वे के एक दिन बाद आता है. It basically talks about the economic policies and the recommendations. It contains basically crucial insights into the country's economic conditions. Next question ये आता है कि इसको प्रिपेयर कौन करता है. बेसिकली इसको प्रिपेयर करने वाले कोई और नहीं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, सीईए. वो प्रिपेयर करते हैं इसको. लेकिन इस साल जो इकोनॉमिक सर्वे है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, क्योंकि जो पोस्ट थी वाज वैकेंट, सो कोई प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर और उसके नीचे जो भी ऑफिसर्स थे, दे हैव प्रिपेयर्ड दिस इकोनॉमिक सर्वे. पहले अर्लियर इकोनॉमिक सर्वे का एक वॉल्यूम आता था, लेकिन व्हेन द सीईओ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम थे, उसके बाद से 2 इकोनॉमिक सर्वे और 2 वॉल्यूम आना शुरू हो गया. सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक सर्वे 2021-22. और बजट के लिए हम कल पढ़ेंगे कि बजट कौन प्रिपेयर करता है और क्या है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी नीड टू मूव कि सबसे पहला जो चैप्टर होता है वॉल्यूम 1 जो भी आपका आता है, उसमें होता है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी. उसके बारे में पूरा है. स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में क्या बोला गया है कि इंडियन इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 9.2% इन रियल टर्म्स इन 2001 एंड 2021 से 22. तो जो आपका 2022 से जो जो ये स्टार्ट होगा, ये 2022 से 23, ये आपका बेसिकली स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से. करेक्ट, 1 अप्रैल 2021 से आपका स्टार्ट हो जाएगा 2022 से, और ये 31 मार्च 2023 तक चलेगा फाइनेंशियल ईयर. तो ये 9.2% जो जीडीपी का जो इकोनॉमी का ग्रोथ बताया गया, ये बताया गया किस टाइम के लिए, ये बताएगा 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च ओके 2022, ये इसका टाइम पीरियड है. इसमें 9.2% बोला गया है. It is better compared to the subcontraction of 7.3% in 2020 and 21, क्योंकि वो कोविड आ गया था. कोविड की वजह से जो इकोनॉमी थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी. और जो आगे का एस्टिमेट दिया गया है कि जो एस्टिमेट किस चीज के लिए, 2022 और 2023, मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टिल 31 मार्च 2023 का जो एस्टिमेट वो कितना है, 8 और 8.5% इन रियल टर्म्स में जीडीपी का प्रोजेक्ट किया गया. किसने किया है, इकोनॉमिक सर्वे ने. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है. आप अपने मेंस एग्जाम में कोट कर सकते हो कि कितना प्रोजेक्शन जो है इकोनॉमिक सर्वे ने दिया. और ये इकोनॉमिक सर्वे का जो प्रोजेक्शन है लगभग अदर वर्ल्ड बॉडीज जो भी है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उसी के हिसाब से ये है. ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा हो. तो जीडीपी का जो ग्रोथ है वो देखो कितना है जीडीपी का ग्रोथ. जैसे 2021 में ये
7.3 से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, दैट मीन्स -7.3% हो गया, -7.3%। उसके बाद ये नेक्स्ट जो अभी 2021-22 है, जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर अपना चल रहा है, इसमें 9.2% का है जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन। और जो आगे आने वाला ईयर है 2022 से 2023, उसमें कितना 8 से 8.5% का प्रोजेक्शन किसने बताया? इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है, एट कांस्टेंट प्राइस इन परसेंट, दैट मीन्स इट इज ऑल अबाउट रियल टर्म बेसिस पे। जैसे स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में अदर क्या ऐसे फैक्टर्स हैं दैट इज गोइंग टू सपोर्ट ग्रोथ इन 2022 एंड 2023 में? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स ये हैं कि वाइड स्प्रेड वैक्सीन कवरेज हो चुका है। जो वाइड स्प्रेड वैक्सीन कवरेज से फॉर एग्जांपल वी कैन सी कि जो थर्ड वेव था, थर्ड वेव का उतना इंपैक्ट नहीं हो जितना इंपैक्ट सेकंड वेव के टाइम पे हुआ था। अभी जो नंबर ऑफ केसेस है वो रिड्यूस होने लगे। जो जो टाइम पीरियड है लॉकडाउन का इन डिफरेंट स्टेट्स, इट ऑल्सो रिड्यूस्ड completely if we check from the first wave and second wave। तो because of that, क्योंकि वैक्सीन कवरेज ज्यादा हो गया है, तो डेफिनेटली जो सर्विस सेक्टर्स होंगे जो अभी तो ग्रो नहीं कर पा रहे, दे आर गोइंग टू ग्रो। और बिकॉज सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो होगा, बिकॉज सर्विस सेक्टर का जो जीडीपी में अभी भी जो परसेंटेज है वो 50% से ज्यादा है। सो बिकॉज ऑफ दैट सर्विस सेक्टर जब ग्रो करेगा, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी भी ग्रो करेगा। उसके बाद क्या होगा? गेन्स फ्रॉम सप्लाई साइड जो भी रिफॉर्म किए गए, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान जो हम बाद में पढ़ेंगे, उसकी वजह से जो ईज ऑफ रेगुलेशंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो है। रोबुस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ, स्पेशली सॉफ्टवेयर सेक्टर। सॉफ्टवेयर सेक्टर में फॉर एग्जांपल अगर हम बता दें कि जो अपना जो टोटल ग्रोथ हो गया है ना, वो अराउंड 115 बिलियन डॉलर का ग्रोथ एक्सपोर्ट हो चुका है किसे? सॉफ्टवेयर सेक्टर से। और ये लगभग लगभग जो अपना पेट्रोल एक्सपोर्ट अदर कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया करते हैं उसके बराबर हो चुका है। तो दैट इज वेरी बिग एक्चुअली, इट इज नॉट एन स्मॉल थिंग, इट इज वेरी बिग थिंग। उसके बाद रैम्ड अप कैपिटल स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट ने बोरो किया था उसका जो कैपिटल स्पेंडिंग स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है, तो इसका भी असर हमको बाद में दिखेगा। बिकॉज ऑफ दैट रीजन इज इंडिया का जो ग्रोथ है वो 2022 और 2023 में इट कैन हैपन 8% या मोर देन 8%। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? अगर हम देखें कि इंडियन जो प्रोजेक्टेड है फास्ट, इंडिया इज प्रोजेक्टेड एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लाइक जीडीपी जो प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 8 to 8.5%। जैसे वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन क्या है? 8.7%। अभी इकोनॉमिक सर्वे का हमने पढ़ा था 8 to 8.5%, वर्ल्ड बैंक ने भी इतना ही प्रोजेक्शन दिया है 8.7%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है 7.5%। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जो प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया जीडीपी है वो कितना है? 9% है वर्ल्ड इकोनॉमी। और वहीं फॉर एग्जांपल अगर हम आईएमएफ का देखें जो 25 जनवरी को 25 जनवरी 2022 को अभी जो उन्होंने ट्वीट किया था, उसमें जो प्रोजेक्शन निकाला था उसमें देखो इंडिया कितना दिया है? 9%। अगर हम कंपेयर करें किसी भी अदर इकोनॉमी से, डेफिनेटली इंडिया का सबसे ज्यादा 9% किसने आउटलुक दिया? आईएमएफ ने। तो डेफिनेटली हमारा जो फ्यूचर है ये बहुत ब्राइट है हमारे इकोनॉमी का, बिकॉज अवर इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो मच फास्टर कंपेयर टू एनी अदर इकोनॉमी। बिकॉज 2020 से 2021 पे कोविड की वजह से इकोनॉमी ग्रो वाज नॉट हैपनिंग दैट मच। नाउ नेक्स्ट थिंग, जो रियल जीवी ग्रोथ बाय सेक्टर्स अगर देखें, लाइक फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वही उसी का ग्रोथ जो है ना कम इज फास्टर देन अर्लियर। लाइक 2020 से 2021 में एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ का 3.6%, जो अब हो गया कितना? 3.9%। इंडस्ट्री सेक्टर का ग्रोथ जैसे -7% था पहले अर्लियर 2020-22, अभी कितना हो गया? 11.8%। दैट मीन्स रिकवरी हो गई है, रिकवरी हैज हैपेंड। और वहीं सर्विस सेक्टर में आ जाएं तो सर्विस सेक्टर इज द मोस्ट हिट सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन कांटेक्ट का जरूरत था। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ आइसोलेशन, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट प्रोटोकॉल, सर्विस सेक्टर हिट्स मेजरली। स्पेशली पहले जो 2020 से 2021 में -8.4% का ग्रोथ था, अभी देखने को मिलेगा आपको 8.2% का ग्रोथ 2021-2022 में, करेक्ट? तो जिसमें कि सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा हिट हुआ है। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वाला सेक्टर अगर कोई है, दैट सेक्टर वाज एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का। सो एग्रीकल्चर सेक्टर विच अकाउंट्स कितना होता है? 18.8% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिड ऑफ द कंट्री। मतलब जो इंटायर जो कंट्री का जीवीए होता है, जिसको आप जीडीपी में, जीडीपी अलग होता है लेकिन एक बस आसान भाषा में देख लो, जितना भी फाइनेंशियल प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री में, उसका 18.8% क्या एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। और इसमें ये बोला एग्रीकल्चर सेक्टर इट ग्रू एट 3.9% इन दिस करंट फाइनेंशियल ईयर, एंड अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में ये कितना था? 3.6%। दैट मींस उससे भी ज्यादा ये ग्रो हुआ है। इट शोज द रेजिलियंस इन द फेस ऑफ कोविड-19। कोविड-19 होने के बावजूद भी
एग्रीकल्चर सेक्टर वाज परफॉर्मिंग वेल। अभी एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड इसका अगर देख लें तो ग्रोथ कितना 3.9%, पहले कितना 3.6%, लास्ट फाइनेंशियल ईयर करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है इसमें 3.9% है। फूड ग्रेन प्रोडक्शंस भी अगर देखें तो अभी 308 मिलियन टन जो आपका मिलियन टन है वो पहले के मुकाबले ज्यादा ही हो गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी खबर है कि जो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन है दैट इज ऑल्सो ओके हाई। इसका फायदा ये होगा कि जो फूड इन्फ्लेशन होगा, फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। फूड इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा सीपीआई कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन, दैट आल्सो विल रिमेन अंडर कंट्रोल ओनली। एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट में क्या किया है गवर्नमेंट ने कि टू प्रमोट वाटर यूज इफिशियंसी, क्या करना है, टू प्रमोट वाटर यूज इफिशियंसी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इंश्योर हायर इनकम्स टू द फार्मर्स, गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम। ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम में गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा ना हो कि अब हर जगह सिर्फ वीट और राइस ही लगाओ और यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग दिस एग्रीकल्चर ऑन अदर सेक्टर, अदर क्रॉप्स लाइक फॉर एग्जांपल ऑयल सीड्स का है, पल्सेस का है। तो गवर्नमेंट का एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने क्या रिकमेंड किया है, शिफ्ट फोकस टुवर्ड्स हार्नेसिंग पोटेंशियल ऑफ एलिड एक्टिविटीज लाइक एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज। ऐसा ना हो सिर्फ आप एग्रीकल्चर पे ध्यान दो, एग्रीकल्चर के साथ साथ उसके जो एलिड सेक्टर्स होते हैं, एलिड सेक्टर्स फॉर एग्जांपल कि जो आपके एनिमल हस्बेंड्री है उस पे भी ज्यादा ध्यान देने का है, डेयरी पे भी, फिशरीज पे भी। तभी तो फार्मर का जो डबल इनकम का जो वादा किया था गवर्नमेंट ने वो पूरा हो सकता है, अदरवाइज डबलिंग द फार्मिंग इनकम विल बी वेरी डिफिकल्ट। देन नेक्स्ट इज डेवलप एंड इंप्लीमेंट स्मॉल होल्डिंग फार्म टेक्नोलॉजीज टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, क्योंकि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती है सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन देयर एग्रीकल्चर फील्ड। तो हमको क्या करना है, स्मॉल होल्डिंग फार्म टेक्नोलॉजीज को करना है जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की। थर्ड रिकमेंडेशन इज प्रायोरिटाइज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स किसमें, ऑयल सीड्स में, क्योंकि हम लोगों का मैक्सिमम जो इंपोर्ट ऑयल सीड्स बाहर से आ रहा है तो उसमें हमको क्या करना है, वी नीड टू क्रॉप डाइवर्सिफाई करना है किसमें, ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड हॉर्टिकल्चर। अभी जो टोटल हमारा जो एग्रीकल्चर है ये एक मोनोकल्चर टाइप का हो गया। फॉर एग्जांपल राइस और व्हीट पे ही हम लोग पूरा ध्यान देते हैं, ना कि ऑयल सीड और पल्सेस एंड हॉर्टिकल्चर। जबकि हमारा एरिया देखा जाए जहां पे रेन फ्री एरिया और ड्राई एरियाज आर देयर, उन एरियाज में जो ड्राई एरियाज है वहां पल्सेस हम लोग लगा सकते हैं। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है। नेक्स्ट इज क्या गवर्नमेंट बोला है, कोऑर्डिनेटेड एक्शंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट नीडेड टू फैसिलिटेट शिफ्ट टू हाई वैल्यू एंड लेस वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स। अभी हाई वैल्यू एंड लेस वाटर कंज्यूमिंग, जैसे अब राइस है हाई वाटर कंज्यूमिंग है, शुगर केन हाई वाटर कंज्यूमिंग है, इससे हटना है, लेस वाटर कंज्यूमिंग जाना है और उस क्रॉप को करना है जो बहुत हाई वैल्यू हो। क्योंकि अगर हाई वैल्यू रहेगी तो क्या हो जाएगा कि जो फार्मर की जो इनकम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अदर रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के थे और स्पेशली गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे के रिकमेंडेशन हम मान लें, गवर्नमेंट के नहीं। सो इसमें अदर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीडेड टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी इन क्रॉप एंड एलिड सेक्टर, आर&डी का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाना है। प्रमोट यूज ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स लाइक नैनो यूरिया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ये सब बढ़ाना है। and then focus on new technologies including drones and AI based decision support system, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है जीएस पेपर 3 के लिए। एंड सपोर्ट स्टार्टअप फॉर इनोवेशन, जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड से जो स्टार्टअप चल रहे हैं उसमें गवर्नमेंट को वेरियस सपोर्ट देना पड़ेगा सो दैट कि फार्मिंग इनकम बढ़ जाए। बिकॉज अपने अभी भी मेजोरिटी ऑफ जो जनता है वो वर्क कहाँ कर रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में दे आर वर्किंग, और अभी भी टोटल जितना ज्यादा जनता वो वहीं वर्क कर रही है तो डेफिनेटली उनका इनकम बढ़ाना जरूरी है। अभी आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, नाउ इट कम्स टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है कि इनिशिएटिव अंडर आत्मनिर्भर भारत इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल रिफॉर्म्स रीइंफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 11.8% इन दिस फाइनेंशियल ईयर। जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021 से लेके 2022 का, इसमें कितना ग्रो होना है इंडस्ट्रियल सेक्टर, 11.8% का बोला गया। तो अभी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ है, जैसे लास्ट टाइम जो ग्रोथ था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कोविड में पूरा चला गया था, बिकॉज लॉकडाउन हमें बराबर रहा था, इंडस्ट्री वर्क नहीं कर रही थी, बिकॉज ऑफ दैट ये -7%। तो ये एक इंडिया अकेलौता, इंडिया इज नॉट एन अलोन कंट्री जहां पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ है वो माइनस में गया था, मैक्सिमम कंट्री का माइनस में गया था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। ओके, चाइना का नहीं पता क्या होता है बट अदर कंट्री का डेफिनेटली माइनस में था। तो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में लगता है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 11.8% हो जाएगा।
बेस इफेक्ट भी होता है डेफिनेटली, उसकी वजह से भी इस ये 11.8% थोड़ा ज्यादा दिखेगा, बट स्टिल इट इज बेटर देन अर्लियर। आत्मनिर्भर भारत में क्या है कि ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर और 2021-22 में इंडेक्स ऑफ आईआईपी जिसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रीव एट 7.4% एज कंपेयर टू -15.3%। जो आपका अप्रैल 2021 से लेके नवंबर जो का जो पूरा टाइम पीरियड था उसमें जो आपका आईआईपी इंडेक्स था वो किससे ग्रो हुआ 17.4% से। वही लास्ट ईयर ये कितना था -15 पॉइंट, दैट मीन श्रिंकेज हुआ था। श्रिंकेज क्यों हुआ था? बिकॉज लॉकडाउन था, इंडस्ट्री वर्क नहीं कर रहा था। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज रोड्स रजिस्टर्ड एन इंक्रीज ऑफ 30% ओवर द प्रीवियस ईयर्स। अभी क्या हुआ, जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्टअप है वो 30% से बढ़ गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए अचीविंग दिस आत्मनिर्भर भारत, जो आईआईपी ग्रोथ है वो 17.4% हो गया है, जो पहले -15.3% था। देन ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट्स, जो लार्ज कॉर्पोरेट्स का जितना भी सेल हुआ उसका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना 10.6% हो गया है। एंड रोड कंस्ट्रक्शन 30.4% से इंक्रीज हो गया है। अभी 36.5 किलोमीटर पर डे रोड बन रहा है कंपेयर टू अर्लियर 28 किलोमीटर। 2021-20 में क्या हुआ था कि 28 किलोमीटर एक दिन में रोड बन रहा है। ये बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर 2024 या 2009 के टाइम पे अगर देखा जाए 2009 के टाइम पे उस समय जो था वो 5 किलोमीटर पर डे रोड बन रहा था। अभी कितना हो गया आपका 36.5 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन रेलवे बजटेड टू इंक्रीज 5 टाइम्स ओवर 2014 लेवल, करेक्ट। जो प्रोडक्ट लिंकेज स्कीम्स हैं वो इंट्रोड्यूस टू द स्केल ऑफ इंडस्ट्रीज। प्रोडक्ट लिंकेज स्कीम्स फॉर एग्जांपल जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड स्कीम्स हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड स्कीम्स हैं, और फॉर एग्जांपल जो सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्कीम्स हैं, वो काफी स्कीम्स गवर्नमेंट इस बार लाई हैं लास्ट 1 ईयर में देखा गया है, जिससे ऑटोमेटिकली जो आत्मनिर्भर भारत बढ़ेगा। जैसे अभी आपने देखा था जो मोटर इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, दैट इंडस्ट्री वाज नॉट एबल टू वर्क फाइन बिकॉज ऑफ शॉर्ट सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर्स, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट ने एक पीएलआई स्कीम लेके आ गए। उसके बाद मेजर बूस्ट प्रोवाइडेड टू फिजिकल एज वेल एज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी एक इंपॉर्टेंट फायदा हुआ है। उसके बाद आते हैं सर्विस सेक्टर, जिसमें कि जो कि अपना 50% प्लस ज्यादा से ज्यादा ही अपने जीएवी में टोटल इसका स्कोर है। तो सर्विस सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर हैज बीन द हार्डेस्ट हिट बाई द पेंडेमिक। सबसे ज्यादा अगर किसी को हिट हुआ है तो वो सर्विस सेक्टर को हिट हुआ था, स्पेशली द सेगमेंट्स दैट इन्वॉल्व्स ह्यूमन कांटेक्ट। वो सेगमेंट जहां पे ह्यूमन कांटेक्ट का इन्वॉल्वमेंट था, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रैवल, ट्रेड, होटल्स, ये अभी भी फुल्ली रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, ये अभी भी नहीं हो पा रहे हैं फुल्ली रिकवर। इवन एजुकेशन सेक्टर वो भी हिट हो गया कंप्लीटली। फॉर एग्जांपल अगर 2 इयर्स में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन एजुकेशन से ही चल रहा था। ऑनलाइन एजुकेशन में बिकॉज जो बच्चे छोटे बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल ओके प्री प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली दे कैन नॉट कोप अप विद ऑनलाइन स्टडी, तो उनका भी इम्पैक्ट बहुत बड़ा उनके ऊपर असर हुआ है। And there has been a boom in the software and IT enabled service, because I told you software IT enabled service का importance बढ़ गया था because of this online okay educations, online okay gym, online everything, सब कुछ online होने लगा है, जिसकी वजह से उनका अर्निंग बढ़ गया है। बट अर्निंग फ्रॉम द टूरिज्म हैव डिक्लाइंड शार्पली। टूरिज्म सेक्टर से जो अर्निंग है वो कंप्लीटली, और क्यों हो गया था? बिकॉज फ्लाइट से वो रिड्यूस हो गए थे नंबर, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो गए, एंड लॉकडाउन लग गया था, स्टेट वाइज लॉकडाउन लग गया, बिकॉज ऑफ दैट टूरिज्म सेक्टर शार्पली हिट। अब जो सर्विस सेक्टर का जैसे ग्रोथ देखा जाए, अर्लियर जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें सर्विस सेक्टर का ग्रोथ -8.4% से था, जो इस प्रोजेक्ट जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें प्रोजेक्टेड है 8.2% से जो सर्विस सेक्टर है वो ग्रोथ करेगा 2021 में एंड 2022 में। 8.2% से सर्विस सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो। सर्विस सेक्टर में क्या 8.2% ग्रोथ है एक्सपेक्टेड इन ओवरऑल सर्विस सेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने का है, muted response of second wave shown by the high frequency indicators like purchasing manager index जो होता है PMI index and air and rail flights, क्योंकि सेकंड जो वेव था सेकंड वेव में उतना सारा रिस्पॉन्स नहीं आया था। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। उसके बाद 21.6% ग्रोथ इन सर्विस एक्सपोर्ट सरपासेस प्री पेंडेमिक लेवल। जो पेंडेमिक से पहले का लेवल था उसमें जो एक्सपोर्ट हो गया सर्विस एक्सपोर्ट वो बढ़ गया है 21.6% से, एंड $16.7 बिलियन एफडीआई सर्विस सेक्टर में आई है, जो 54% ऑफ टोटल एफडीआई इनफ्लो इन दिस
2021-22 में, जो उसका टोटल जो एफडीआई फ्लो हुआ था, ओके, जो फर्स्ट क्वार्टर में 2021-22 के, उसका 54% सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर में आया है. तो डेफिनेटली सर्विस सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो as this corona fear is going to be reduced, then service sector growth is going to be increased. If service sector growth will going to increase, automatically entire जो है जीडीपी का जो ग्रोथ होगा, जीवीए का ग्रोथ होगा, ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज. देन इंडिया जो शेयर है इन वर्ल्ड कॉमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट इंक्रीज टू 4.1%. With 14,000 new startup in 2021, India is now third largest startup ecosystem. इंडिया अभी जो आज के जमाने में जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट जो स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है. अभी फॉर एग्जांपल जो मेजोरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में, उस मेजोरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक स्टार्टअप जरूर है अपने पास. मेजर एक्चुअली रिफॉर्म इंक्लूडेड रिमूवल ऑफ टेलीकॉम रेगुलेशंस इन आईटी और बीपीओ सेक्टर, ओपनिंग ऑफ स्पेस सेक्टर्स टू द प्राइवेट प्लेयर्स, इसका भी फायदा हुआ है. एंड 44 इंडियन स्टार्टअप अचीव्ड यूनिकॉर्न स्टेटस इन 2021, टेकिंग टैली टू 83. टोटल अपने इंडिया में जो यूनिकॉर्न है वो 83 हो गए. यूनिकॉर्न मतलब क्या होता है? जिनका टोटल वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाता है ना, उनको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न. सो अपने जो यूनिकॉर्न है वो 2021 में 44 यूनिकॉर्न आए हैं, तो टोटल यूनिकॉर्न 83 हो गए हैं. सो इंडिया डेफिनेटली बिकेम ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नाउ फॉर द स्टार्टअप. अब आते हैं एक्सपोर्ट सेक्टर. जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसमें क्या बदलाव आया है? सो एक्सटर्नल सेक्टर में क्या है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, इट हैव बीन एक्सेप्शनली स्ट्रांग सो फार इन 2021-22. लाइक इंडियाज एक्सटर्नल डेट रोज टू $593 बिलियन. कितना इंडिया का जो डेट है वो बढ़ गया है $593 बिलियन फ्रॉम $556 बिलियन ए ईयर अर्लियर. थोड़ा बढ़ गया है यहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग एडिशनल एसडीआर जो एलोकेशन बाय एमए कपल्ड विथ हायर कॉमर्शियल बोरोविंग, जो कि इंडिया ने हायर कॉमर्शियल बोरोविंग भी हुआ है. ओके, फॉर एग्जांपल जो कॉर्पोरेट जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो बोरो करते हैं, तो इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो बढ़ा है. अब नेक्स्ट इसमें हमको बढ़ना है जो रेजिलियंस ऑफ इंडिया एक्सटर्नल सेक्टर. क्या ऐसा इंपॉर्टेंस है, क्या ऐसा रेजिलियंस थिंग है कि इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर अभी भी अच्छा परफॉर्म करेगा? सबसे पहले जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है एंड इंपोर्ट सरपासेस प्री कोविड लेवल. कोविड से पहले का जो लेवल था उसके मुकाबले जो मर्चेंडाइज गुड्स का जो एक्सपोर्ट है एंड इंपोर्ट है वो बढ़ गया है. सिग्निफिकेंट पिकअप इन नेट सर्विसेज में भी बढ़ गया, मतलब हमारी जो सर्विस का जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है, इंपोर्ट कम है. नेट कैपिटल फ्लो 65.6 बिलियन इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में हो चुका है. बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस 63.1 बिलियन यूएस डॉलर हो गया फर्स्ट हाफ में. एंड फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स कोई कुछ मत पूछो, फॉरेक्स रिजर्व अपना कितना टच हो गया? 633 बिलियन. ध्यान रखना, फॉरेक्स रिजर्व अपना कितना हो गया? 633. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. अभी इंडिया नाउ वाज द फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड एज ऑफ नवंबर. तो जो फॉरेक्स रिजर्व अपना है वो कितना हो गया? अभी जो फॉरेक्स रिजर्व अपना कितना हो गया? बढ़ता चला गया, और इंडिया जो है ना वो अपना 6th लार्जेस्ट में पहुंच गया है. करेक्ट. अब अगर हम एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस देखें तो इनका एक्सपेंडिचर एंड सोशल सर्विस भी बहुत बढ़ गया है. लाइक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस लाइक हेल्थ, एजुकेशन, सेंटर अगर सेंटर स्टेट का टोटल देखें तो प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी इंक्रीज्ड फ्रॉम 6.2% इन 2014-15 लेवल से 8.6% पे बढ़ गया है. बट अगेन अभी भी हमको जो टोटल हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर जो सोशल सर्विस सेक्टर्स हैं उसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर है अभी भी अगर हम देखें तो ये बहुत कम है. वी नीड टू इंक्रीज इट मोर. नाउ सो फॉरेक्स रिजर्व में क्या हुआ था? फॉरेक्स रिजर्व हमने बताया था आपको 633 हो गया है. जैसे लास्ट फाइनेंशियल में फॉरेक्स रिजर्व कितना था? 577. अभी कितना हो गया? 633. इससे क्या इंडिया वाज द फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड. ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका. किस चीज के लिए? प्रीलिम्स के लिए. अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया वाज द फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर. नेक्स्ट इज सर्वे नोट्स दैट इन्फ्लेशन जो है रीअपियर्ड एज ए ग्लोबल इशू. अभी हमने देखा टर्की में इन्फ्लेशन डबल में 21% में है, ठीक है ना, हर जगह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. तो इन्फ्लेशन सर्वे ने यही चीज नोटिस किया है, इन्फ्लेशन हैज रीअपियर्ड एज ए ग्लोबल इशू इन बोथ एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज. ये इन्फ्लेशन इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन है
this increased energy prices, increased non-food commodities prices, input prices जो बढ़ गया है, disruption of global supply chains, rising freight cost, जो जैसे श्रीलंका का इशू था, फ्राइट कॉस्ट बढ़ गया था, उसका इंपोर्ट पूरा डिपेंड था, फ्राइट कॉस्ट बढ़ गया था, इंपोर्ट बिल बढ़ गया था उसका, ग्लोबल सप्लाई चेन कंटेनर का जो इशू था उसकी वजह से भी, तो इसकी वजह से टोटल जो अपना इन्फ्लेशन है हर जगह, इंडिया इज नॉट अलोन, एक ऐसा सिंगल कंट्री नहीं जहाँ इन्फ्लेशन बढ़ा है, इन्फ्लेशन हर कंट्री में बहुत ज्यादा बढ़ा है। इंडिया का इन्फ्लेशन फिर भी अभी टारगेट जो मॉनेटरी पॉलिसी का होता है उसी टारगेट लेवल पे है। लाइक इन्फ्लेशन में देखें तो जो सीपीआई का जो कंबाइंड इन्फ्लेशन है, ये देखो अर्लियर 6.2 था, अभी 5.2 कम हो गया, अर्लियर 6.2 से 5.2 कम क्यों हो गया? दिस डिक्लाइन इन द रिटेल इन्फ्लेशन वाज लीड बाय ईजिंग ऑफ फूड इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन कम हो गया, इसकी वजह से कंबाइंड जो सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन है वो कम हो गया। वहीं डब्ल्यूपीआई अगर आप देखो तो देखो डब्ल्यूपीआई अभी भी 12.5% पे है, डबल डिजिट पे पहुंच गया डब्ल्यूपीआई जो होलसेल जो आपका प्राइस इंडेक्स है। आपको नीचे कमेंट में बताना है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में क्या डिफरेंस होता है, यूपीएससी के लिए फेवरेट टॉपिक है, नोट कर लेना, कमेंट में जरूर बताना ये चीज। तो 5.2% से सीपीआई है, वहीं डब्ल्यूपीआई 12.5% से है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन एवरेज अगर हेडलाइन सीपीआई कंबाइंड देखा रिड्यूस हो गया 5.2% फ्रॉम अर्लियर 6.6%, फूड इन्फ्लेशन रिड्यूस हो गया है 2.9%, जो पहले 9.1% था अर्लियर, बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन का इशू प्रॉब्लम हो गया था, ओनली एसेंशियल कमोडिटीज वर अवेलेबल। इस बार के जो लॉकडाउन था उसमें सप्लाई चेन का उतना इशू नहीं हुआ था, जो एसेंशियल जो फूड रिलेटेड आइटम्स थे वो अभी भी अवेलेबल थे मार्केट में, सो बिकॉज ऑफ दैट सीपीआई अपना रिड्यूस हुआ है। Effective supply side management kept prices under control and proactive measures were taken to contain the price rise in pulse and edible oil। जो edible oil and pulse oil है उनका जो प्राइसेस है उसको चेक किया गया, उनको कंट्रोल में रखा गया, बिकॉज ऑफ दैट फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा, 2.9% ही रहा, और जिसकी वजह से जो आपका टोटल जो सीपीआई कंबाइंड है वो भी रिड्यूस हो गया। उसके बाद डब्ल्यूपीआई इंक्रीज टू 12.5%। क्यों ऐसा डब्ल्यूपीआई इंक्रीज हुआ है, उसका रीजन क्या है? दिस इज एट्रीब्यूटेड टू लो बेस इन प्रीवियस ईयर्स, उससे पहले जो बेस था वो बहुत कम था। नेक्स्ट इज पिकअप इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बहुत जल्दी से इकोनॉमिक एक्टिविटी में पिकअप हो गया था। एंड देन sharp increase in international prices of crude oil and other imported inputs and high freight cost, these are the important reasons जिसकी वजह से जो WPI है वो डबल डिजिट पे हो गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, जरूर पढ़ना, आपको याद रखना, प्रीलिम्स 2022 के लिए यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है कि व्हाट वर द फॉलोइंग रीजंस ऑफ दिस हाई WPI, करेक्ट। नेक्स्ट अगर देखें आप तो फिस्कल डिफिसिट की बात आई, तो फिस्कल डिफिसिट में अगर हम देखें तो फिस्कल डिफिसिट फॉर अप्रैल टू नवंबर इट मच लोअर इन कंपेयर टू प्रीवियस 2 इयर्स, अभी भी लेकिन जो टोटल फिस्कल डिफिसिट है वो 6.8% है, जो फिस्कल डिफिसिट 3% से कम या उसके बराबर होना चाहिए। जैसे लेकिन लास्ट ईयर फाइनेंशियल में जो फिस्कल डिफिसिट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इट वाज 9.2%, अभी कितना 6.8% ऑफ द टोटल जीडीपी फिस्कल डिफिसिट, अभी स्टिल फिस्कल डिफिसिट इज हाई। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो फिस्कल डिफिसिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट at the end of this November 2021 stood at 46.2% of the budget estimate compared to 135% during the same period in 2020 and 114% in 2021। अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो अभी फिस्कल डिफिसिट जो है कंट्रोल में है, बट टोटल फिस्कल डिफिसिट स्टिल अगर एक्सपेक्टेड देखा जा रहा है तो अभी वो 6.8% पे है, जो एक हाई फिस्कल डिफिसिट माना जाता है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि डिफरेंस क्या होता है फिस्कल डिफिसिट और प्राइमरी डिफिसिट में, जरूर बताना है दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद फिस्कल जो डेवलपमेंट वो क्या हुए हैं ड्यूरिंग अप्रैल से नवंबर 2021 टाइम में, रेवेन्यू का जो रिसिट है वो बढ़ गया है 66.2% से। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो आपका टोटल जो टैक्स रेवेन्यू हुआ है जो वो भी बढ़ गया है आपका। कैपिटल एक्सपेंडिचर हैड ग्रोन बाय 13.5%। आपको कमेंट बताना है कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट हैज बीन कंटेन्ड एट 46.2%, बजट एस्टिमेट ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। विद द रिकवरी ऑफ इकोनॉमी गवर्नमेंट डेट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन, ये भी पता है। सेवरल ऑफ बजट आइटम्स ब्रॉट विद इन द बजट एलोकेशंस एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैपेक्स आल्सो गॉन बाय 67%, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ गया है। सो ये जो टोटल आज का जो डिस्कशन था जो अपने इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 का
ये पूरा हमने कर दिया है, बट डिटेल चैप्टर वाइज चैप्टर जो डिस्कशन होगा इट विल कम फर्दर. So please don't forget to watch our videos, and that is the reason I am just requesting everyone, please don't forget to subscribe us and like us, and definitely share with your friends. Thank you.